हेलो दोस्तों, आशुतोष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास हमने जनरल साइंस में पोषक तत्व संतुलित भोजन की स्टार्ट की थी। उसमें हमने पोषक तत्वों को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला था मुख्य या बृहद पोषक तत्व और दूसरा था सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य या बृहद पोषक तत्व को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला हमने किया था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर था वो प्रोटीन और तीसरा नंबर था वो वसा था। मुख्य या बृहद पोषक तत्व, दो मुख्य या बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व दो भागों में डिवाइड किया था। पहले नंबर पे हमने किया था मुख्य या बृहद पोषक तत्व। मुख्य या बृहद पोषक तत्व को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। दूसरा हमने किया था वो सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व, सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व। इसमें हमने इसमें हमने विटामिन, खनिज लवण व जल को रखा था। जल सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। विटामिन, खनिज लवण, जल। मुख्य या बृहद पोषक तत्व को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। इसमें से हम कार्बोहाइड्रेट को पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और आशा करता हूं कि आपको मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरा हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे मुख्य या बृहद पोषक तत्व का, वो प्रोटीन से स्टार्टिंग करेंगे। दोस्तों, प्रोटीन को स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? प्रोटीन से। तो पहला टॉपिक अपन लेते हैं वो प्रोटीन। प्रोटीन से स्टार्टिंग करेंगे। प्रोटीन प्रोटीन अच्छा टॉपिक है। प्रोटीन में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो प्रोटीन की हम बात करें शुरुआती, तो इसकी खोज की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की खोज गैरोई मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। गैरोई मुल्डर 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में प्रोटीन की खोज गैरोई मुल्डर के द्वारा की गई। बात करूं मैं कि प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन, खोज तो गैरोई मुल्डर ने की, लेकिन प्रोटीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था, प्रोटीन शब्द जो पर्टिकुलर दिया था, वो वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं वर्जिलियस। प्रोटीन की खोज गैरोई मुल्डर ने की थी।
प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन वर्जीलियस ने किया था। अब बात करते हैं, हम प्रोटीन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, यानी जो प्रोटीन होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलकर के बनी होती है। सर्वाधिक मात्रा की मैं बात करूं कि प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व होता है। सर्वाधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। इसके बाद मैं बात करूं कि जो प्रोटीन है इसमें अनुपात फिक्स नहीं होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन की बात करूं बेटा, तो ये प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों के बहुलक कहा मैंने? बहुलक इंग्लिश में कहते हैं इसे पॉलीमर। अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं प्रोटीन। अब बात आती है कि सर बहुलक क्या होते हैं? तो बहुलक को मैं समझाना चाहूं, इंग्लिश में समझाना चाहूं तो पॉली माने होता है मैनी, और मैनी की जो हिंदी होती है वो होती है अनेक या बहुत सारे। मर का मतलब होता है मेरस, MEROUS। मेरस को हम यूनिट भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है इकाई। बहु माने हिंदी में भी बहु माने अनेक, लक माने इकाइयां। जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर के एक दीर्घ जटिल आणविक संरचना का निर्माण करती हैं, वो संरचना कहलाती है आपकी बहुलक। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मोतियों की माला बनाई जाती है, तो मोतियों की माला में जो एक मोती है, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा पिरोते हैं, इस तरीके से उसमें जितने भी मोती यूज किए जाते हैं, बहुत सारे मोतियों से मिलकर के एक माला बनती है। तो उस माला को पूरी को हम कहेंगे बहुलक। और उसमें जो एक मोती यूज किया गया है, उस एक मोती को कहेंगे हम एकलक। तो बहुलक का मतलब होता है कि जब बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के पश्चात एक दीर्घ जटिल आणविक संरचना, जिसका अणुभार भी होता है, ज्यादा होता है, उसका निर्माण करती हैं, उसे कहते हैं हम बहुलक। तो अमीनो अम्ल है, यानी प्रोटीन है, वो अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। अमीनो अम्लों से, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन होती है वो पॉलीपेप्टाइड होती है। पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। यानी हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्लों के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, अर्थात ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में अगर बात करी जाए कि कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में, यानी मनुष्य शरीर में टोटल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वो पाए जाते हैं, 22 प्रकार के।
हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जनरल साइंस के हिसाब से कि मनुष्य के शरीर में कुल 22 प्रकार के यानी टोटल 22 एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वो मनुष्य शरीर में पाए जाते हैं, जिसको मैं डिवाइड इस तरीके से करूं, 10 होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और 10 होते हैं आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। 10 होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, 10 होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। 10 और 10 20 हो गए, टोटल कितने 22। अभी कितने बच रहे हैं 2 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो होते हैं आपके अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल यानी जिनकी आवश्यकता होती है लेकिन थोड़ी कम होती है, आवश्यकता ज़्यादा होती है, अनावश्यक जिनकी आवश्यकता होती तो है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि आवश्यक का मतलब ये बॉडी में बन जाते हैं, ये बॉडी में नहीं बनते हैं। 2 अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल यानी आर्जिनिन और हिस्टिडीन, 2 अर्ध आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। हालांकि ये जनरल साइंस में नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। मैंने क्या बताया कि मनुष्य के शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन के निर्माण की मैं बात करूं, प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में कितने प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं वो भाग लेते हैं। प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्रोटीन की खोज गेरोई मोल्डर ने की, प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किया। इसके बाद हमने बताया आपको कि जो प्रोटीन है अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अब प्रोटीन की हम बात करें, ये जो प्रोटीन है इसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। शरीर वर्धक, शरीर वर्धक का मतलब शरीर को बढ़ाने वाला यानी शरीर में वृद्धि कराने वाला। इसके अलावा कोशिकाओं की वृद्धि यानी कोशिकाओं में अगर वृद्धि होती है तो कोशिकाओं में वृद्धि, ऊतक निर्माण, ऊतक निर्माण यानी ऊतकों के निर्माण में, ऊतक यानी बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कहलाता है आपका ऊतक, यानी कोशिकाओं के समूह को अपन कहते हैं ऊतक। तो कोशिकाओं में वृद्धि, ऊतक निर्माण, शारीरिक वृद्धि, वैसे शरीर वर्धक बोल दिया लेकिन फिर भी एक शब्द यूज कर सकते हो शारीरिक वृद्धि, शरीर में हुई दैनिक टूट फूट, शरीर में हुई दैनिक टूट फूट की मरम्मत में सहायक, की मरम्मत में
सहायक। यानी मनुष्य शरीर में जो दैनिक टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में सहायक होती है कौन? प्रोटीन। शरीर वर्धक भोजन कहते हैं इसे। कोशिकाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। शरीर में हुई दैनिक टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है प्रोटीन। अब क्वेश्चन आया RAS 2014 में, एक क्वेश्चन था RAS 2014। क्वेश्चन पूछा गया उसमें कि एक 14 वर्ष के बालक के शारीरिक विकास के लिए, क्वेश्चन समझना ध्यान से, एक 14 वर्ष के बालक के शारीरिक विकास के लिए, एक 14 वर्ष के बालक के शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए मुख्यतया आवश्यक पोषक तत्व है, मुख्यतया आवश्यक पोषक तत्व है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक 14 वर्ष के बालक के शारीरिक विकास के लिए मुख्यतया आवश्यक पोषक तत्व है। 14 वर्ष का जो बालक होता है उसमें विकास सर्वाधिक मात्रा में होता है। उस समय उसकी कोशिकाओं में वृद्धि सर्वाधिक होती है। जब कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो ये तो बात निश्चित है कि ऊतकों का निर्माण भी सर्वाधिक मात्रा में होगा। जब कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो बच्चे की हाइट भी इंक्रीज होगी। बच्चे की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है 14 वर्ष के बालक, यानी आप ये कह सकते हो कि 14 से और 16 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें लंबाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। आप याद करो अपने दिन जब आप 8th 9th 10th में आए होंगे तो आपकी हाइट एकदम से इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि उस समय आपकी एज लगभग 14, 15, 16 रही होगी। तो एक 14 वर्ष का जो बालक है उसमें शारीरिक विकास होता है, यानी उसकी हाइट बढ़ती है, वृद्धि होती है। तो उसके लिए दिया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास वसा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास विटामिन। तो ये बात तो निश्चित है कि शरीर वर्धक भोजन, शरीर को बढ़ाने वाला, कोशिकाओं में वृद्धि करने वाला, शारीरिक वृद्धि करने वाला पोषक तत्व होता है, वो कौन सा होता है? प्रोटीन। तो आंसर उसमें क्या गया था? प्रोटीन। और वैसे भी क्या जाएगा? प्रोटीन ही जाएगा। भाई शरीर वर्धक भोजन कहते हैं कोशिकाओं में वृद्धि करवाता है प्रोटीन, ऊतक निर्माण करवाता है, शारीरिक वृद्धि करवाता है, शरीर में हुई दैनिक टूट फूट की मरम्मत करवाता है कौन? प्रोटीन। तो 14 वर्ष का जो बालक है उसमें सर्वाधिक शारीरिक विकास होता है। उस परिस्थिति में उसको प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। इसके बाद इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं प्रोटीन को। एक पहलवान अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, पहलवान है वो अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक मात्रा में जो यूज करता है वो करता है प्रोटीन, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो प्रयोग करता है वो प्रोटीन का करता है। एक पहलवान अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक मात्रा में जो यूज करता है यानी प्रयोग करता है वो करता है प्रोटीन। अब ये तो प्रोटीन का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रोटीन होती क्या चीज़ है, किस काम में आती है। जो क्वेश्चन आया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करता हूं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं।
बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में। प्रोटीन की कमी से यानी अभाव रोग, यानी डेफिशिएंसी डिजीज कह सकते हो, अभाव रोग। अभाव रोग का मतलब होता है जिसकी शरीर में कमी हो जाए। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बहुत पूछा जाता है, ये कंपटीशन में सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से जो पहला जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर नाम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वाशियोरकोर। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका मेराइस्मस। मेराइस्मस या मेरेइस्मस, कोई सा भी ऑप्शन में मिल जाए एक ही बात है, नो डाउट, क्वाशियोरकोर और मेराइस्मस। क्वाशियोरकोर ये कुपोषण संबंधी डिजीज होता है, कुपोषण संबंधी डिजीज होता है, यानी कुपोषण होता है इसमें। और मेराइस्मस या मेरेइस्मस होता है जो ये त्वचा संबंधी रोग होता है। सॉरी बेटा, उल्टा हो गया। ये क्वाशियोरकोर होता है, ये त्वचा संबंधी होता है, त्वचा संबंधी। और मेराइस्मस ये होता है आपका कुपोषण संबंधी। क्वाशियोरकोर त्वचा संबंधी होता है रोग, और मेराइस्मस या मेरेइस्मस कुपोषण संबंधी रोग होता है। इस क्वाशियोरकोर डिजीज को हम रेड बॉय रोग भी कहते हैं। रेड बॉय डिजीज यानी रेड बॉय रोग, क्वाशियोरकोर को। रेड बॉय नाम से ही पता लग रहा है, लाल बच्चा। ऐसा माना जाता है साउथ अफ्रीका में जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चे को स्तनपान कराना बहुत जल्दी बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है और बच्चों का जो शरीर है वो लाल लाल दिखाई देने लग जाता है। इसलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं? रेड बॉय डिजीज भी कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच डिजीज नॉन एज रेड बॉय, यानी निम्न में से कौन सा रोग रेड बॉय रोग के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए क्वाशियोरकोर। कारण बता दिया मैंने आपको कि साउथ अफ्रीका में जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को स्तनपान कराना बहुत जल्दी बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और उनकी त्वचा होती है वो लाल लाल हो जाती है। हालांकि बहुत जगह इस रोग को देखा गया, लेकिन सर्वप्रथम इसकी जो स्टडी की गई इस डिजीज की वो साउथ अफ्रीका में ही की गई। इसके बाद दूसरा रोग है मेराइस्मस, यानी कुपोषण संबंधी। कुपोषण का मतलब होता है ये डिजीज है वो ज़्यादातर 5 से 8 वर्ष के बच्चों में दिखाई देती है, यानी डेवलप होती है ये डिजीज। मेराइस्मस ये छोटे बच्चों में होती है, ये 5 से 8 वर्ष के बच्चों में होता है मेराइस्मस। देखा होगा आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनका पेट आगे निकल रहा होगा, शरीर पूरा बॉडी है वो ढांचा बन रहा होगा, यानी स्ट्रक्चर पूरा, हड्डियां दिख रही होंगी पूरी बॉडी में, लेकिन पेट उनका केवल आगे दिख रहा होगा। उस रोग को हम कहते हैं मेराइस्मस। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, नंबर 1 क्वाशियोरकोर, नंबर 2 मेराइस्मस। बहुत ध्यान रखने योग्य बात है ये। इसके बाद मैं बात करूं कि प्रोटीन का स्रोत, कि प्रोटीन का स्रोत क्या है। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो प्रोटीन के जब हम स्रोत की बात करेंगे कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्रोटीन के जो स्रोत की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आएगा स्पाइरुलिना।
स्पाइरुलिना। नील हरित शैवाल है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं, नील हरित शैवाल, समुद्रों में पाया जाता है हरे से रंग का नील हरित शैवाल स्पाइरुलिना। नील हरित शैवाल का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल में एक विशेष प्रजाति है स्पाइरुलिना जो समुद्रों में पाया जाता है केवल। इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर फाउंड, यानी 65% प्रोटीन का सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो स्पाइरुलिना में पाई जाती है, 65%, लगभग 65%। लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये खाने योग्य नहीं है, इसे पशु भी नहीं खाते हैं, खाने योग्य नहीं है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन यहाँ से उठता है और हम गलती करते हैं। एक क्वेश्चन बताऊंगा जो HM 2012 में आया था, विवादास्पद स्थिति रही थी, कोर्ट में गया था वो क्वेश्चन। स्पाइरुलिना में 65% प्रोटीन होती है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है वो स्पाइरुलिना में होती है। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये खाने योग्य नहीं होती, इसे पशु भी नहीं खा सकते, कोई भी नहीं खाता है इसे। दूसरे नंबर पे आता है आपका सोयाबीन। सोयाबीन में आपकी 47%। अलग अलग किताबों में अगर सन 2002 की बुक्स में आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स में पढ़ोगे तो सोयाबीन में लगभग 35 से 40% दे रखा होता था प्रोटीन की मात्रा। बाद में वर्तमान स्थिति में चल रही 9th की बुक्स में जब अध्ययन करोगे तो उसमें 40% दे रखा है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो 47%। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, परसेंटेज पे ज्यादा क्वेश्चन कभी आता नहीं है। लेकिन बात यह है कि सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है वो लगभग 47% होती है, 47% प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। आप यह कह सकते हो कि खाने योग्य सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है, खाने योग्य, क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, देख लेना, खाने योग्य सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में होती है, खाने योग्य सर्वाधिक प्रोटीन तो स्पाइरुलिना में होती है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होती है। खाने योग्य जो सर्वाधिक प्रोटीन होती है वो किस में होती है? सोयाबीन में होती है, मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन। लेकिन क्वेश्चन आएगा खाने योग्य। तीसरे नंबर पे आएगा आपका दालें। दालों में जो आपकी प्रोटीन होती है वो 27% होती है, लगभग दालों में 27% प्रोटीन होती है दालों में। इसके अलावा मांस की हम बात करेंगे तो मांस में होती है 22%। और फिर हम बात करें अंडा, पनीर, मछली, अंडा, पनीर, मछली, इसमें जो प्रोटीन होती है वो 12 से 14% होती है। दूध भी आ जाता है इसमें, दूध, अंडा, पनीर, मछली 12 से 14%, मांस में 22%, मछली के मांस में 12 से 14%, इसके अलावा और टोटल जितना भी मांस है उसमें लगभग 22%, दालों में 27%। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन उसने पूछा कि निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर सर्वाधिक प्रोटीन अगर वो पूछ रहा है तो ऑप्शन में आपका जाएगा स्पाइरुलिना, और वो पूछ रहा है कि खाने योग्य प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होती है, तब आपका आंसर जाएगा सोयाबीन। क्वेश्चन जो 2012 HM यानी हेड मास्टर के एग्जाम में आया था, विवाद हुआ था,
काफी विवादास्पद स्थिति रही थी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से, क्वेश्चन था उसमें कि प्रोटीन का सर्वाधिक जैविक मान होता है, प्रोटीन का सर्वाधिक जैविक मान होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू, थोड़ा सा यहां ध्यान देना, जैविक मान। HM हेडमास्टर 2012 के कंपटीशन में ये आया था। प्रोटीन का सर्वाधिक जैविक मान होता है, ए ऑप्शन था सोयाबीन, बी ऑप्शन था अंडा, सी ऑप्शन था दाल और डी ऑप्शन था स्पाइरुलिना। प्रोटीन का सर्वाधिक जैविक मान होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू। ज़्यादातर बच्चे थे वो सोयाबीन को टिक कर करके आए थे, और जो मेरे दोस्त हैं वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी आंसर सोयाबीन ही मान करके चल रहे होंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। जैविक मान सर्वाधिक जो होता है वो होता है अंडा में। सर्वाधिक जैविक मान का मतलब क्या है, बच्चों के समझ में नहीं आया कि जैविक मान पहली बात तो जीवों में पाया जाने वाला मान। सोयाबीन प्लांट है, पादप है, दाल भी पादपों से ही प्राप्त होती है, स्पाइरुलिना शैवाल है। तो जीवों का जो मान है वो केवल जीव जंतु से प्राप्त हो रहा है, वो केवल अंडा ही हो रहा है। तो सर्वाधिक जो जैविक मान होता है वो अंडा का होता है। एक और खास बात, अंडा का सर्वाधिक जैविक मान क्यों माना जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति अंडे का सेवन करते हैं तो अंडे की जो पूरी प्रोटीन होती है उसको मनुष्य शरीर है पूरा का पूरा प्रोटीन है वो अवशोषित कर लेता है। पूरी प्रोटीन है, जैसे अंडा किसी व्यक्ति ने खाया तो जितनी भी इसमें जो प्रोटीन है 12 से 14%, उस पूरी की पूरी प्रोटीन को मनुष्य शरीर अवशोषित कर लेता है। इसलिए सर्वाधिक जो जैविक मान माना जाता है वो किसका माना जाता है? अंडा। तो फिर आंसर क्या आएगा? अंडा। अब बात आती है प्रोटीन को हम आगे बढ़ाएं, पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से पदार्थ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो बात करूं मैं सबसे पहले दूध की, तो दूध में जो प्रोटीन होती है वो होती है आपकी केसीन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? केसीन प्रोटीन। केसिनोजन भी कह सकते हैं अपन, लेकिन केसिनोजन अक्रिय रूप होता है, केसीन एक्टिव रूप होता है केसिनोजन। वैसे केसीन ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन। पहली बात, दूध जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनके लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयोगी पोषक तत्व माना जाता है। दूध का सेवन बहुत आवश्यक है मनुष्य शरीर के लिए। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मनुष्य शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, और वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पूरे के पूरे दूध में ही मिल जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति मांस का सेवन नहीं करते हैं उनके लिए दूध बहुत आवश्यक यानी एसेंशियल मटेरियल है। दूध पीना बहुत आवश्यक होता है। तो दूध में होती है आपकी केसीन प्रोटीन। दूध के बाद आता है आपकी कौन सी? हड्डियां, या हड्डियों में कह सकते हो आपकी जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ऑसीन। हड्डियों में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ऑसीन। ऑसीन हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी।
हड्डियों के अध्ययन को, यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र में बताऊंगा। कंकाल तंत्र में केवल दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो हड्डियों और एक उपास्थियों। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं ओसिन प्रोटीन। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या, उपास्थि। हड्डी कठोर भाग होता है, बोन्स बोलते हैं जिसे। उपास्थि शरीर का मुलायम भाग होता है, जैसे कि ये कान है, ये मुड़ रहा है, ये उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ है। तो उपास्थि होता है उसमें कॉन्ड्रीन, इलास्टिन व कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थियों में कॉन्ड्रीन, इलास्टिन और कोलेजन तीनों ही प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थियों में कॉन्ड्रीन, इलास्टिन और कोलेजन तीनों ही प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थियों के अध्ययन को अपन कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र मैंने बताया दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नंबर एक हड्डी, नंबर दो उपास्थि। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका, चौथे नंबर पे पहले बता दिया मैंने, दूध में केसिन, हड्डियों में ओसिन, उपास्थियों में कॉन्ड्रीन, इलास्टिन व कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। चौथा आता है वो होता है मांसपेशियां। मांसपेशियों में आपकी जो प्रोटीन होती है वो होती है एक्टिन व मायोसिन। मांसपेशियों में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक एक्टिन व मायोसिन। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल कि मनुष्य शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तब आपका आंसर आना चाहिए एक्टिन व मायोसिन। इसके बाद पांचवें नंबर पे सींग यानी हॉर्न। पशुओं के जो सींग होते हैं, सींग, बाल, नाखून, ये नाखून होते हैं। सींग, ये बाल होते हैं। सींग, बाल, नाखून। और पक्षियों की चोंच की बात करें हम तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है केराटिन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि सींग, बाल, नाखून और चोंच, इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी, केराटिन प्रोटीन। कैरोटीन मत कर देना, गलत हो जाएगा। कैरोटीन आपका वर्णक होता है जो गाजर में पाया जाता है, ये केराटिन प्रोटीन। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि केराटिन या कैरोटीन। कैरोटीन तो एक वर्णक है, विटामिन ए का भरपूर स्रोत है, जो कि गाजर, आम, पपीता, चुकंदर इत्यादि में पाया जाता है। जबकि केराटिन एक मृत प्रोटीन है। डेड प्रोटीन। मृत प्रोटीन के लिए जब शब्द यूज किया जाता है तो मृत प्रोटीन केराटिन होता है। यानी सींग, बाल, नाखून, जो चोंच होते हैं, इनमें मृत प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है, केराटिन प्रोटीन। इसके बाद सींग, बाल, नाखून, चोंच हो गया, मांसपेशियां हो गई, दूध हो गया, हड्डियां हो गई, उपास्थि हो गई। इसके बाद अगर अंडा की बात करें हम
कि अंडा में कौन सी प्रोटीन होती है, तो अंडा में एल्ब्यूमिन व ग्लाइकोप्रोटीन दोनों पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लाइकोप्रोटीन। अब बात आती है कंकालीय प्रोटीन। तो मैंने क्या कहा कि हड्डियां और उपास्थियां दोनों मिलकर के कंकाल बनाती हैं शरीर का, लेकिन कंकाल में आपका सींग, बाल, नाखून और चोंच भी आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओसिन, कॉन्ड्रीन, इलास्टिन, कोलेजन व केराटिन। फिर दोबारा से सुनो, कंकालीय प्रोटीन पूछा जाए कि निम्न में से कंकालीय प्रोटीन कौन कौन सी होती है। ओसिन, कॉन्ड्रीन, इलास्टिन, कोलेजन और केराटिन को हम कंकालीय प्रोटीन कहते हैं। कंकाल के निर्माण में यानी बनाने में, स्केलेटन कंकाल के निर्माण में सहायक होती है, इसलिए इसे हम कंकालीय प्रोटीन कहते हैं। तो ये तो देखो दोस्तों, आज प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको आशा करते हैं कि ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट जरूर करें, हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अब मुख्य बृहद पोषक तत्व में से आपके दो टॉपिक हो गए, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन में से एक क्वेश्चन अभी और एक बच रहा है कि मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं। तो 4.2 किलो कैलोरी में 4200 कैलोरी होते हैं। तो यानी 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी या 4200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब तीसरा टॉपिक अपना छोटा सा टॉपिक है जो हम लेंगे वसा का। तीसरा टॉपिक अपना वसा। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो तीसरे नंबर पे वसा। वसा की हम बात करें, तीसरे नंबर पे आएगा आपका वसा। वसा यानी फैट। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वसा की हम बात करें कि वसा के पचने के पश्चात, यानी वसा का जब बॉडी में पाचन होता है तो पचने के पश्चात या पाचन के पश्चात वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, और पाचन तंत्र में मैं बताऊंगा आपको जब क्लास पाचन तंत्र की होगी उस समय। यानी वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। वसा के पचने के पश्चात वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम वसा। 1 ग्राम वसा से शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
1 ग्राम वसा से शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा से प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा। इसको जब कैलोरी में कन्वर्ट करोगे आप तो 9300 कैलोरी, यानी 1 ग्राम वसा से शरीर को 9300 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भूख हड़ताल एवं व्रत के दौरान, भूख हड़ताल एवं व्रत के दौरान कोई व्यक्ति भूख हड़ताल करता है, धरना करता है, व्रत रखता है, रोजा रखता है। भूख हड़ताल एवं व्रत के दौरान या रोजे के दौरान जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वो शरीर में संचित वसा के टूटने से प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जो संचित वसा होती है उस संचित वसा के पचने से या टूटने से प्राप्त होती है। एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में भी होती है। ये मसल्स होते हैं, यहाँ पर भी संचित होती है एक्स्ट्रा फैट। तो भूख हड़ताल एवं व्रत के दौरान जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वो शरीर में संचित वसा के पचने से प्राप्त होती है। इसके बाद ये जो वसा है ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1 ग्राम वसा से शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन शीघ्र ऊर्जा प्राप्ति का अगर स्रोत है तो वो फिर आपका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद वसा के स्रोत की हम बात करें, वसा के स्रोत की हम बात करेंगे तो वसा का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है घी। सबसे अच्छा स्रोत देसी घी, कितना भी खाओ नुकसान नहीं करता है। घी, डालडा, मक्खन, तेल इत्यादि, सबसे अच्छा स्रोत इसका होता है घी। इसके बाद वसा में कुछ ज़्यादा है नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वसा के पचने के पश्चात वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। 1 ग्राम वसा से शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कैलोरी में कन्वर्ट करोगे इसे तो 9300 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। भूख हड़ताल एवं व्रत के दौरान शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो शरीर में संचित वसा के पचने से प्राप्त होती है या टूटने से प्राप्त होती है। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। अच्छा स्रोत एनर्जी के आधार पर माना गया है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 9300 कैलोरी होती है। अब कभी कभी वो ऊर्जा का जो स्रोत का जो क्रम है वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऊर्जा के अगर हम क्रम की बात करें, ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का जो क्रम है वो अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सर्वाधिक ऊर्जा भी आप पढ़ चुके हैं किससे प्राप्त होती है? वसा से, तो ग्रेटर देन का निशान वसा की तरफ। फिर प्राप्त होती है आपको किससे? प्रोटीन से, तो ये निशान प्रोटीन की तरफ। और सबसे कम होती है वो किससे? कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है बॉडी को।
और 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से यानी 1 ग्राम वसा से शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब ऊर्जा का ऑर्डर सेट करने के लिए आ जाए तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दे, वसा वो पहले दे दे, तो ग्रेटर देन का जो निशान है वो वसा की तरफ आ जाएगा। वसा, फिर आएगा आपका प्रोटीन और फिर आएगा आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। ये ऊर्जा का क्रम हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमारी, लाइक और कमेंट जरूर करें, बताएं हमें कि आपको जो हमारी क्लास है वो कैसी लगी। इसके बाद जो मुख्य या बृहद पोषक तत्व थे वो आपके कंप्लीट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके बाद अब हम जो लेंगे वो आपका लेंगे लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कि आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व की होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।